हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल स्टार्ट फिजिकल फार्मेसी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीपेट नाइपर में। हम लोग आज स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। यहाँ से वही चीज़ें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे जो नाइपर और जीपेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही पढ़ेंगे। तो सबको पता होगा स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं बेसिकली तीन होते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। लेकिन इनके अलावा भी कुछ स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं जो हमें जानना जरूरी है: सुपर क्रिटिकल फ्लूइड फॉर्म और लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा क्या पूछे जाते हैं। नाउ जो भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। ये सबको पता होगा, लेकिन इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होगा तो मेल्टिंग बोलेंगे, और जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन। जब गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होगी, उल्टा, गैस इज कन्वर्टेड लिक्विड, तो उसे हम लोग कंडेंसेशन बोलेंगे, कंडेंसेशन। जब सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन। बेसिकली ये कैम्फर और आयोडीन के एग्जाम्पल इसमें हो जाएंगे, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल। सो जैसे मैंने बताया, सब्लिमेशन जो होता है ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट, इसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। एग्जाम्पल आयोडीन और कैम्फर हो गए। कैम्फर को आप देखा होगा, कैम्फर कपूर जो होता है, जब हम लोग उसको जलाते हैं तो डायरेक्टली वो गैसेस में कन्वर्ट होता है सॉलिड से। नो, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, जहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाइपर में 2-3 बार पूछा गया है। जब केल्विन में कुछ भी हमको टेम्परेचर दिया गया है उसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो और अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और कन्वर्जन करना है केल्विन में तो कैसे करेंगे? तो अगर हम लोग को डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल फॉर्मूला है ये। इसमें एक इम्पोर्टेंट याद ये रखना है कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273.15 केल्विन के बराबर होता है, नॉट 1। ठीक है, मैंने भी कई बार क्वेश्चन गलत किया है। उसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि कन्वर्ट 1 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन, तो जो 1 डिग्री सेल्सियस है वो 274.15 होता है, while 0 डिग्री सेल्सियस इज 273.15 केल्विन। वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिंपली आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 16 डिग्री सेल्सियस दिया गया है तो अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करना है तो उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 273.15। अगर उसको हम लोग को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 273.15। ठीक है। नाउ वी विल लर्न अबाउट गैस। गैस क्या होता है? गैस के पास पता होगा आपको, फिक्स शेप नहीं होता है, नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। जहाँ भी गैस जाता है उसका वॉल्यूम वो ले लेता है, इसका मतलब वहाँ पे वॉल्यूम उसका फिक्स नहीं होता है। और कुछ गैसेस के लॉ होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है कि आइडियल गैस लॉ क्या होता है। आइडियल गैस लॉ जो होता है PV इक्वल्स टू nRT होता है। अब इन्हीं में अगर हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं तो कुछ लॉज बनती हैं। गे-लुजैक्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोज लॉ, जहाँ से क्वेश्चन हार्डली पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोग इसको देख लेते हैं। बॉयल्स लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब हम लोग PV इक्वल्स टू nRT में जब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो जो प्रेशर होता है इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम हो जाता है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज होने लगेगा। उससे हम लोग कहते हैं बॉयल्स लॉ। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, B1 इक्वल्स टू P2V2। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो भी इंक्रीज होता है। ये डायरेक्ट रिलेशन होता है वॉल्यूम का टेम्परेचर से।
एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है। नाउ गे-लुजेक्स लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। एवोगाद्रोज लॉ, एवोगाद्रोज में क्या होता है कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा, उतना ज़्यादा वॉल्यूम उसका होगा ऑब्वियसली। ये इसका एवोगाड्रोज लॉ का मीनिंग है, वैल्यू है। नाउ गैस लॉ, कुछ एडवांस्ड गैस लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आइडियल गैस इक्वेशन आपको पहले बता दिया, P इक्वल्स टू nRT। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है R की वैल्यू याद करना। R की वैल्यू डायरेक्ट पूछी जा सकती है नाइपर में, जीपेट में। R इक्वल्स टू 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ओके, आप अच्छे से याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है जीपेट 2021 में। नो, डाल्टन्स लॉ क्या होता है? टोटल प्रेशर इज विच इज एक्सर्टेड is equal to sum of partial pressure exerted by the gas। अगर कहीं भी लाइक एक रूम मान लीजिए, अगर रूम में डिफरेंट गैसेस हैं, तो जो टोटल प्रेशर होगा उनका वो इंडिविजुअल गैसेस के सम के बराबर होगा। नाउ ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ ये बताता है कि जो लाइटर गैसेस होती हैं, जो हल्की गैसेस होती हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज होती हैं देन हैवी गैसेस। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, आपका कोई एक फ्रेंड है जो बहुत ही मोटा है तो धीरे धीरे चलेगा, और जो पतला होगा वो तेज से चलेगा। तो वही है, लाइटर गैसेस जो होती हैं वो बहुत ही जल्दी डिफ्यूज होती हैं, और जो हैवियर गैसेस होती हैं वो कम डिफ्यूज होती हैं। अब इसका एक इक्वेशन है, ये जरूरी भी नहीं है, बस आप इतना याद कर लीजिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्ट स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ वंडर वॉल्स इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको इक्वेशन याद करना है, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। वेरी इंपॉर्टेंट, बस आपको इक्वेशन याद करना और कुछ नहीं याद करना। नाउ लिक्विफिकेशन एंड क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। लिक्विफिकेशन क्या होता है? इट इज द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड फॉर्म। जब गैस का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन होता है उसे हम लोग लिक्विफिकेशन कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। बस आपको इतना याद करना है कि इट रिलेट्स वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वेपर प्रेशर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर से रिलेट करता है, और ये इक्वेशन है उसका, log P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू डेल्टा HV T2 माइनस T1 अपॉन 2.303 R T1 T2। बस इतना आपको याद करना है। ये इक्वेशन जो कि इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा अगर ऑप्शंस जो है डिफरेंट दिए रहेंगे तो, अदरवाइज आप इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। बाकी इट रिलेट्स वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्रिटिकल कंडीशंस हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट हैं, जैसे कि क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। इट इज अ टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ये ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो गैसेज होती हैं वो लिक्विफाई नहीं हो सकती। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 5 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो लिक्विफाई होगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस के जब टेम्परेचर नीचे रहेगा तभी वो लिक्विफाई होगा, ऊपर रहेगा तो लिक्विफाई नहीं होगा। क्रिटिकल प्रेशर, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट critical temperature। It is a minimum pressure which is required to liquefy a gas। गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो है जो रिक्वायर होता है। नाउ यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वाटर का वो 374 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और हीलियम का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद कर लीजिए 5.2 केल्विन है ना। वाटर का जो क्रिटिकल प्रेशर है वो 18 ATM है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जीपेट नाइपर में। अब यहाँ से मेथड्स ऑफ लिक्विफिकेशन जो है उन्हें बस आपको नाम याद रखने हैं। फराडेज मेथड से हो सकता है, लिंडेज मेथड से हो सकता है, और क्लॉड मेथड से हो सकता है, बस आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है। जूल थॉमसन इफेक्ट ये होता है कि जो गैसेज होती हैं, इट स्टेट्स दैट द गैसेज एक्सपेंड फ्रॉम हाई प्रेशर जोन। अगर गैसेज जो हाई प्रेशर जोन से हैं वहाँ से वो लो प्रेशर जोन में जो है एक्सपेंड होती हैं, बस इतना याद रखना है जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है। नाउ लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड क्रिस्टल मीजोफेज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं जिन्हें हम लोग मीजो फेज भी बोलते हैं, नाम से पता चल रहा है कि मीजो मतलब बीच का फेज। ये क्या है? इट इज ए इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। जब सॉलिड और लिक्विड के बीच में कन्वर्ज होता है तो मुझे हमें पता है कि इसे हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। लेकिन सॉलिड जो है डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, एक इसमें बीच में फेज आता है मीजो फेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग लिक्विड क्रिस्टल फेज भी बोलते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने हैं। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सबको पता होगा। नाउ लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं? इट इज इंटरमीडिएट फेज बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड के बीच में इंटरमीडिएट फेज होता है लिक्विड क्रिस्टल्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। नीमेटिक जो कि थ्रेड लाइक होता है, स्मेक्टिक जो कि सोप लाइक और ग्रीज लाइक होता है, और कोलेस्टेरिक जो कि क्रिस्टल फॉर्म होता है। अब इसको याद करने का एक मैं ट्रिक देता हूँ आपको। निमेटिक में क्या होता है? पैरेलल अरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट इज पैरेलल एंड इट इज मोबाइल इन 3 डायरेक्शन, रोटेट अबाउट 1 एक्सिस। इसमें पूछा जाएगा कि ऑप्शन ये देगा कि 2 डायरेक्शन में होता है, 1 डायरेक्शन में होता है, ऐसे आपको आएगा क्वेश्चन। तो निमेटिक में क्या हो जाएगा? एन देखिए तो ये 3 की तरह दिखता है, तो इट विल मोबाइल इन 3 डायरेक्शन, ठीक है। और सभी जो है 1 एक्सिस में ही है, तो इसमें कन्फ्यूजन है नहीं, बस मोबाइल इन 3 डायरेक्शन। निमेटिक जो होते हैं वो 3 डायरेक्शन में जो है मोबाइल होते हैं। एन जो है देखिए एन ऐसे बनता है, लेकिन आप ऐसे थोड़ा एक बार कर दीजिएगा तो 3 के ऐसे दिखने लगेगा। तो निमेटिक जो होते हैं वो 3 डायरेक्शंस में मोबाइल होते हैं और सिंगल एक्सिस पे जो एक एक्सिस पे जो है रोटेट करते हैं। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो पैरेलल होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। नो निमेटिक इज ऑल्सो नोन एज थ्रेड लाइक, ठीक है। दीज आर बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब आते हैं स्मेक्टिक। स्मेक्टिक जो है वो सोप, एस से पता चल रहा है कि स्मेक्टिक और सोप जो होते हैं वो ग्रीज लाइक होते हैं बेसिकली। दे आर लेयर्ड अरेंजमेंट, देखिए यहाँ पे लेयर के फॉर्म में अरेंज है, तो लेयर्ड अरेंजमेंट ये होते हैं और स्मेक्टिक। और ये जो है तो 2 डायरेक्शंस में होते हैं। इनको याद करने का जो तरीका ऐसे है कि देखिए एस जो होता है, इसको अगर उल्टा कीजिए तो ये 2 की तरह दिखता है, तो ये 2 डायरेक्शंस में क्या होंगे? वो मोबाइल होंगे और एक ही डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, ठीक है ना। कोलेस्टेरिक जो होते हैं वो क्रिस्टल टाइप होते हैं, इन्हें हम लोग ट्विस्टेड स्टैक भी बोलते हैं। ये एथेरोस्क्लेरोसिस में देखे जाते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। नाउ वी विल सी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो होते हैं, सॉलिड जो है तो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, इधर क्रिस्टलाइन और एमार्फस। अब ये यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। दीज आर बेस्ड ऑन देयर बॉन्ड्स, नेचर ऑफ बॉन्ड्स। नेचर ऑफ बॉन्ड्स के बेसिस पे क्या होते हैं? मेटालिक बॉन्ड हो सकते हैं उनके बीच में, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, और वैलेंस बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड बेसिकली, जो कि डायमंड में देखने को मिलता है। आयनिक बॉन्ड जैसे NaCl हो गया, और मेटालिक बॉन्ड मतलब मैग्नीशियम और कॉपर में। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये पूछने जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, एमॉर्फस क्या होते हैं, और क्रिस्टलाइन को हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं, जो कि हम लोग प्री फॉर्मुलेशन में पढ़ेंगे जब मैं आपको अनदर क्लास लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए आप यहाँ याद कर लीजिए कि जो क्रिस्टलाइन है और एमॉर्फस के डिफरेंसेस क्या हैं। क्रिस्टलाइन में क्या होते हैं? फिक्स्ड या रेगुलर ज्योमेट्री होती है, जो जैसे ये रेगुलर है ना, देखिए डॉट 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 डॉट, ये देखिए रेगुलर अरेंजमेंट है यहाँ पे। अगर ये एक डॉट जो है यहाँ पे है, एक डॉट यहाँ पे है, एक डॉट यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे है, तो इसे हम लोग बोलेंगे एमॉर्फस। नो शेप, नो इरेगुलर अरेंजमेंट होती है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका शार्प होता है, और ये जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेबल ज़्यादा होते हैं, लेकिन सॉलिबिलिटी जो होती है इनकी लेस होती है। सॉलिबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन इज लेस देन एमॉर्फस। दे आर एन आइसोट्रॉपिक। आप इसको याद कर सकते हैं CA जो होते हैं, मतलब ऐसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक से, क्योंकि आपको याद ही करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। CA मैंने ट्रिक दे दिया आपको, ऐसे आप याद कर सकते हैं। वाइल एमॉर्फस जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। AI आजकल हर जगह घुसे जा रहा है, तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास कोई भी डिफरेंट शेप नहीं होता है, सॉरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इनका मेल्टिंग रेंज होता है कि ये 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेल्ट होंगे, ऐसे। फॉर एग्जांपल मैंने ये दिया आपको,
लेकिन इनका जो होता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है कि ये जो है सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होंगे, तो सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो जाएंगी पूरा, ठीक है। ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्रिस्टल्स के जो कि पूछे जाते हैं। तो क्यूबिक, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये नाइपर में वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे प्रोफेसर जो हैं इस पे क्लास लेते हैं, तो हमारे सब्जेक्ट में ये है। तो क्यूबिक जो होते हैं वो NaCl जो होते हैं क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्रिस्टल पाए जाते हैं NaCl में और KCl का। और टेट्रागोनल में आ जाएगा आपका यूरिया, टेट्रागोनल में आपका यूरिया हो जाएगा। हेक्सागोनल में आ जाएगा आपका आइस और थाइमोल। ऑर्थोरॉम्बिक जो कि पूछा जा चुका है पहले से ही, तो उसमें बेरियम सल्फेट और सल्फा एस्टामाइड आता है। और मोनोक्लिनिक में क्या हो जाएगा आपका सुक्रोज इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। अब आ जाएगा आपका ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में बोरिक एसिड और कॉपर सल्फेट। आपको ये याद करना पड़ेगा। आई एम सॉरी मेरे पास इसका ट्रिक नहीं है, लेकिन ऑर्थोरॉम्बिक जो होता है बहुत बार पूछा गया है, तो ये मुझे याद था, सल्फा एस्टामाइड और बेरियम सल्फेट। नाउ क्रिस्टल लैटिस देखते हैं, और हैबिट वेरी इंपॉर्टेंट और आसान कॉन्सेप्ट है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं इसमें। लैटिस जो होते हैं वो 3D अरेंजमेंट होते हैं ऑफ पॉइंट्स और नोड्स टू फॉर्म अ लैटिस। मोटिव्स क्या होते हैं? दीज आर यूनिट लाइक एटम और मॉलिक्यूल प्लेस्ड इन अ लैटिस पॉइंट, जो कि लैटिस पॉइंट में प्लेस्ड होते हैं वो। ये एक बार पूछा गया है तो आप इसको याद कर सकते हैं, डेफिनेशन है सिंपली। और जो मोटिव्स होते हैं उनको हम लोग कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हैबिट, हैबिट जो होता है वो आउटर अपीयरेंस ऑफ क्रिस्टल को बताता है। हैबिट जहाँ भी दिखा आपको आउटर अपीयरेंस, हैबिट आउटर अपीयरेंस, इतना याद कर लीजिए बस क्रिस्टल्स के। नो हैबिट्स जो होते हैं वो कई टाइप्स के हो सकते हैं। एसिकुलर हो सकते हैं जो कि नीडल लाइक होगा, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड। प्लेट हो सकते हैं जो कि फ्लैट या लेमिनल होगा नेप्थलीन में। ब्लेड जो कि लॉन्ग या फ्लैट हो सकता है रिसोर्सिनॉल। इक्वेंट जो कि क्यूब लाइक हो सकता है सोडियम क्लोराइड। यहाँ से अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। हैबिट के डेफिनेशन याद आप याद कर लीजिएगा, आउटर अपीयरेंस ऑफ अ क्रिस्टल, बस। तो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी बस आपको नाम याद करना है। कॉन्स्टेंसी और ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स, और रेशनल इंडाइसेस जो कि हॉविज लॉ होगा। और सिमेट्री, सेम सब्सटेंस सेम सिमेट्री एलिमेंट्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू क्रिस्टलाइज इनटू मोर देन वन डिस्टिंक्ट क्रिस्टल स्पीसीज फॉर्म। ठीक है, एक जो फॉर्म होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म में, उसे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। नाउ ये दो टाइप के होते हैं, एनेंसियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक। एज द नेम सजेस्ट, मोनोट्रॉपिक, मोनो मतलब होता है सिंगल, इनका जो है एक ही फॉर्म जो है स्टेबल होता है। दूसरा फॉर्म जो होता है वन फॉर्म अनस्टेबल एट ऑल टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर पे जो दूसरा फॉर्म होता है वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लिसराइल स्टीयरेट और ग्लिसराइल स्टीयरेट्स। नाउ एनेंसियोट्रॉपिक, ये रिवर्सिबली चेंज हो सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जांपल सल्फर। नाउ सूडो पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं। दीज आर फॉल्स फॉर्म अराइजिंग फ्रॉम द इंक्लूजन। इनमें क्या होता है, जब इनका क्रिस्टलाइजेशन होता है तो इनके अंदर सॉल्वेंट जो होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर बैठ जाते हैं, उससे हम लोग कहते हैं सूडो पॉलीमॉर्फिज्म। सॉल्वेट्स और हाइड्रेट्स दो टाइप के होते हैं। अगर कोई भी सॉल्वेंट है तो उसमें अंदर इंक्लूड हो गया है तो हम लोग सॉल्वेट्स बोलेंगे। अगर वो सिर्फ वाटर है, H2O है, तो उससे हम लोग हाइड्रेट्स बोलते हैं। नाउ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड स्टेट, ये एक मीजो फेज होता है वेयर गैस इज हेल्ड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे हेल्ड होती है, एंड प्रेशर। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लिक्विड में, लिक्विड की जैसी उनकी डेंसिटी होती है, जबकि जो विस्कोसिटी होती है वो गैस के जैसी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सूडो पॉलीमॉर्फिज्म है, अब इसको याद रखिएगा। नो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेरे पास मेरा नोट्स है, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ बता दूंगा।
जो बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है और कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, वैन डर वाल्स बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब बॉन्ड्स आपको पता होगा। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण होता है। जो मेटल्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नॉन मेटल्स को ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, इट इज मेड अप ऑफ Na+ एंड Cl-। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण होता है। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये होते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड्स को फॉर्म करते हैं। जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज आयनिक बॉन्ड। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो सबसे ज़्यादा आयनिक बॉन्ड का होता है, फिर कोवैलेंट बॉन्ड का होता है, फिर होता है आपका मेटेलिक बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर वैन डर वाल्स का सबसे लास्ट में होता है। ये आपको ऑर्डर याद रखना है ना। जो आयनिक बॉन्ड होता है उसका जो वैल्यू होता है वो 100 किलो कैलोरी के बराबर होता है, वाइल कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है 50 to 100 किलो कैलोरी के बराबर होता है, इनका जो वैल्यू होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज और वैन डर वाल्स फोर्सेज। वैन डर वाल्स फोर्सेज जो होते हैं वेरी वीक बॉन्ड्स होते हैं। अब इनमें जो होता है वो 3 फॉर्म में होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कीजम हो गया, इसमें डाइपोल और डीबाई फोर्स जो कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल होता है, और लंडन फोर्स जो कि इंड्यूस डाइपोल फोर्स होता है, जो कि मैं बताऊंगा आपको कैसे याद करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। इसे हम लोग ओरिएंटेशन इफेक्ट भी बोलते हैं कीजम को। इनका जो एनर्जी होता है वो 1 to 7 किलो कैलोरी पर मोल होता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होता है इन ऑल दिस वैन डर वाल्स फोर्सेज। डीबाई फोर्सेस जो होते हैं वो डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल होते हैं। इनको हम लोग इंडक्शन इफेक्ट भी बोलते हैं। ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। इनका जो एनर्जी होता है 1 to 3 किलो कैलोरी पर मोल होता है। अगर ये ऑप्शन में दिया गया है तो आप 1 to 7 भी मार्क कर सकते हैं। जो लंडन फोर्सेस होते हैं उनको हम डिस्पर्जन इफेक्ट भी बोलते हैं, जो कि टेम्पोररी डाइपोल्स होते हैं। दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज। और इसमें क्या होता है, वेरी वीकेस्ट बॉन्ड होते हैं ये, 0.5 to 1 किलो कैलोरी पर मोल जो होता है इनका वैल्यू होता है एनर्जी की ना। अब कैसे याद करेंगे, सिंपल, बस ये याद कर लीजिए, KD सर लाडले हैं। KD सर जो है वो लाडले हैं, KD सर लाडले, KDL, या तो KDL याद कर लीजिए या तो KD सर लाडले हैं। तो जो कीजम होगा वो क्या हो जाएगा, डाइपोल, ठीक है। और जो डीबाई फोर्सेस होते हैं वो हो जाएंगे आपके डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है ना। ये दोनों, ये जो लंडन फोर्सेस होते हैं वो दोनों इंड्यूस डाइपोल होंगे, ठीक है। सिंपली आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे, और इससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी सब जितना मैंने बताया वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। नाउ विल मूव फॉरवर्ड, अगर कुछ आगे है तो। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबको पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, FON एटम से बनती है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन के साथ इनका इंटरेक्शन होता है। तो ठीक है, दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जो भी अनयूजुअल प्रॉपर्टीज होती है वाटर की, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन आ गया कि वाई दिस इज हैपनिंग इन वाटर, तो आप मार्क कर सकते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आइडियल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, दिस आर अट्रैक्शन बिटवीन एन आयन, एक आयन के बीच और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होती है। कोई भी एक आयन हो गया, जैसे कि सोडियम आयन मान लीजिए Na+, और इसका इंटरेक्शन जो हो रहा है वो NaCl एटम हो गया ना। NaCl में डाइपोल होगा क्योंकि ये पॉजिटिव NaCl होता है, नेगेटिव चार्ज होता है Cl पे, ठीक है। तो इनमें जो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। जो भी क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं ड्यू टू दिस आयन डाइपोल इंटरेक्शन। नाउ आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, एक आयन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल में जो होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, लेकिन उसमें लोग इंड्यूस कर देगा
डाइपोल को, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयोडीन कॉम्प्लेक्स विथ सॉल्ट, आयोडीन जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है सॉल्ट के साथ, लाइक NaCl भी आप रख लीजिए, सिंपल सॉल्ट है, सबको पता है इसके बारे में। तो ये था आपका स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने बताया। बेसिकली आपको क्या याद करना है वो मैं बता देता हूँ। जो मैंने बताया आपको, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है याद कर लीजिएगा, सूडो पॉलीमॉर्फ्स क्या होते हैं, और जो मैंने बताया KD सर लाडले हैं, तो कीजम फोर्सेज, दीज आर टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेज, ये सब याद कर लीजिएगा। और कोवेलेंट बॉन्ड का जो एनर्जी होता है कितना होता है, तो 50 to 100 होता है, और आयनिक का होता है 100 नियर अबाउट। तो ऐसे इसको आप याद कर लीजिएगा नो। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, कोहेजन क्या होता है और एडेशन क्या होता है। सबको पता होगा एडहेसिव, जो फेविकोल होता है वो एडहेसिव नेचर का होता है। इसका मतलब फेविकोल जो होता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है, तो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो एडहेशन होता है। और कोहेसिव क्या होते हैं, वो सेम मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स लगता है उसे हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, ठीक है। बाकी आपको इतना याद रखना है स्टेट्स ऑफ मैटर से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइक्रोमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, और 7 चैप्टर्स हैं फिजिकल फार्मेसी के, जो कि मैं 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर दूंगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी। देखिए टाइम कम बचा है, मैं आपके लिए जितना क्लास लेकर आऊँगा। अदरवाइज हम लोग जीपेट के बाद नाइपर के लिए स्पेशली डेडिकेटेड प्रिपरेशन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई मिस्टेक इसमें दिखा हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू।